नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर को सामने सोलिस्टेड से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 29। ठीक है, और आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ लेटिस हीट कैपेसिटी। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पिछले एक दो लेक्चर से हम किसी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और उसी में हमने कल क्या डिस्कस किया था, या फिर इससे पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि किस तरीके से ड्यूलॉग एंड पेटिट ने क्लासिकल थ्योरी की हेल्प से किसी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट को क्या करना चाहता, एक्सप्लेन करना चाहता। और वो एक पर्टिकुलर रीजन में क्या हुए थे, सक्सेसफुल हुए थे। और वो पर्टिकुलर रीजन कौन सा था, एट हायर टेम्परेचर। हमने ये पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि एट हायर टेम्परेचर जो क्लासिकल थ्योरी से रिजल्ट आए किसी सॉलिड की स्पेसिफिक हीट के लिए, वही रिजल्ट कहाँ से आए थे, एक्सपेरिमेंटल डेटा से आ रहे थे। ठीक है, और हमने ये देखा था कि किस तरीके से फॉर हायर टेम्परेचर जो क्लासिकल थ्योरी होती है वो पास हो जाती है, या बोल सकते हैं वो किसके साथ मैच कर जाती है, जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ रखे हैं उनके साथ मैच कर जाती है। लेकिन फॉर लोअर टेम्परेचर वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच नहीं कर पाती है। और उसको हमने क्या किया था, एक ग्राफ की हेल्प से दिखाने की कोशिश करी थी। कुछ ऐसा ग्राफ था मेरे पास कि इस यहाँ को क्या था, इसे वर्टिकल एक्सिस में CV था और ऐसे क्या था, हॉरिजेंटल में टेम्परेचर था। और जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था वो कुछ ऐसा था। अगर मैं क्लासिकल डेटा की बात करूं या फिर क्लासिकल थ्योरी की हेल्प से जो ग्राफ निकल के आया था, तो क्लासिकल थ्योरी बोलती है कि जो CV इक्वल टू होगा किसके बराबर होगा मेरे पास, 3R कैलोरी मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स के बराबर होगा। जब यूनिट ये होगी तभी यहाँ पर 3R आएगा, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अज्यूम कर लो 3R कहीं यहाँ पर है, तो दिस वैल्यू इज 3R। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स जो मेरे पास फॉर ऑल टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट या फिर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड विल बी कांस्टेंट एंड विच इज लाइक दिस, जो ऐसे होगी। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो कुछ अलग है। जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो कैसा है, कुछ इस तरीके का हमको देखने को मिलता है, यूँ करके ऐसे। यानी देखो एक्सपेरिमेंटल डेटा, ये वाला एक्सपेरिमेंटल वाला था, ये कौन सा था, एक्सपेरिमेंटल वाला। ये कौन सा था मेरे पास, क्लासिकल वाला। ठीक है, अब देखो क्लासिकल वाला और एक्सपेरिमेंटल वाला दोनों मैच कब कर रहे हैं, फॉर हायर टेम्परेचर। तो हम क्या बोलेंगे कि फॉर हायर टेम्परेचर जो हमारी क्लासिकल थ्योरी है वो क्या हुई, पास हो गई। या बोल सकते हैं उसका जो रिजल्ट थे फॉर हायर टेम्परेचर वो मेरे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था उसके साथ मैच कर रहा था। लेकिन फॉर लोअर टेम्परेचर आप देख सकते हो क्लासिकल थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल डेटा में क्या आ गया है, लार्ज डेविएशन आ गया है। छोटा मोटा डेविएशन में नहीं है, बहुत क्या है, बड़ा डेविएशन है। यानी क्लासिकल थ्योरी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड एट लोअर टेम्परेचर को एक्सप्लेन करने में क्या रही, असमर्थ रही, यानी क्या होगी, फेल होगी। तो इसी दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए जो यहाँ पर समस्या आ रखी है कि ये क्लासिकल है और ये एक्सपेरिमेंटल है और जो ये डेविएशन आ रहा है, इसी को रिजॉल्व करने के लिए 1911 में, कब, 1911 में एक महान साइंटिस्ट सामने आए, जिन साइंटिस्ट का नाम आप और हम सब जानते हैं। उनका नाम क्या है, आइंस्टीन है। ठीक है, तो आइंस्टीन सामने आए, उन्होंने कहा कि हम करेंगे, हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो उन्होंने एक छोटा सा चेंज किया, एक माइन्यूट सा चेंज किया। और खाली बोलने को छोटा सा चेंज है, लेकिन उस समय जो किया वो क्या था, एक क्रांतिकारी चेंज था। ठीक है, बात क्या है, 1911 की बात है। तो 1911 तक जो हमारे प्लांक सर थे, कौन थे, प्लांक सर को आप सब जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के जन्मदाता कहा जाता है इनको। इन्होंने उस समय तक ये बताया था कि जो वाइब्रेशन होते हैं, ठीक है, जैसे हम ये जानते हैं ना, जैसे क्या होता है, कोई रेडिएशन होता है, ये कोई रेडिएशन है। और रेडिएशन कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, मान लिया ये क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो प्लांक ने ये बोला था कि जो ये वाइब्रेशन होते हैं ये क्या होते हैं, क्वांटाइज होते हैं। या बोल सकते हैं ये जो चार्ज पार्टिकल के जो वाइब्रेशन होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में ही क्या कर सकते हैं ये, या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। और यहीं से क्या आया था, क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल आया था। और इसी के बेस में आगे जाके आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए ये बोला था कि जो ये रेडिएशन होता है ये भी क्या होता है, क्वांटाइज होता है। और हम उस रेडिएशन के क्वांटा को क्या बोल देते हैं, फोटोन बोल देते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन आया था। तो 1911 तक ये सब बातें हो चुकी थी, यानी क्वांटम मैकेनिक्स धीरे धीरे अपने प्रभाव में आ रही थी। और उससे जो क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हम थ्योरेटिकली जिन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे थे, वो जो उनका एक्सप्लेनेशन था वो हमारा प्रैक्टिकल डेटा से भी क्या कर रहा था, बहुत बेहतरीन तरीके से मैच कर रहा था। उसका एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल क्या था, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। और दूसरा खूबसूरत एग्जांपल कौन सा था, हमारा कॉम्पटन इफेक्ट था। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट थे वो क्या कर रहे थे, प्रूव कर रहे थे कि हाँ एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज हो रही थी होती है। ठीक है, तो इसी की सहायता लेकर आइंस्टीन सामने आए। उन्होंने कहा कि क्यों ना
क्यों ना हम यहाँ पर भी ये जो यहाँ पर मैंने क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रखे हैं, जो मेरे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैं, या बोल सकते हैं जो एटम हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं, हमने ये बोला है कि उनकी एनर्जी क्या होगी। जैसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जब हम क्लासिकल थ्योरी की हेल्प से बात कर रहे थे, हम बोल रहे थे जो उन एटम की जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, कंटिन्यूस होगी। बोलने का मतलब क्या है, हमने ये बोला था कि एनर्जी की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। तभी आपने जब देखा होगा जब हम एवरेज निकाल रहे थे वहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन आया था, ठीक है। तो आइंस्टीन ने बोला, सिर्फ इतना बोला कि जो हमने अजम्पशन जो डिलॉग एंड पेटिट ने ले रखे हैं यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी की जो अजम्पशन है उनको वैसे ही ले लो, उनको वैसे ही ले लो, बस एक छोटा सा चेंज कर दो मेरी ओर से। वो चेंज ये है कि जो आप यहाँ पर जो ये कौन से ऑसिलेटर ले रहे हो, क्लासिकल ऑसिलेटर ले रहे हो या फिर क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ले रहे हो, इनकी जो क्या ले लो, क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ले लो, ठीक है। यानी उनके अब क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, ऐसे ऑसिलेटर जिनकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज होती है। यानी उन्होंने क्या बोला कि ये ऑसिलेटर वैसे ऑसिलेटर हैं जिनकी एनर्जी क्या है, क्वांटाइज है। यानी सिर्फ इतना क्या क्या उन्होंने चेंज किया, और इस चेंज करने के बाद जो मतलब रिजल्ट आया लास्ट में वो थोड़ा सा क्या था, मतलब इस ग्राफ के क्या था, बहुत नज़दीक था। तो आइंस्टीन ने जो बोला तो बहुत छोटा, लेकिन जो काम आया मतलब बहुत काम की बात बोली, लेकिन बहुत छोटी बात बोली, लेकिन बहुत काम की बात बोली। तो आइंस्टीन इसी चीज़ के लिए क्या है, फेमस है। वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जो वो बोलते हैं वो इतना सटीक होता है, मतलब वो कर जाता है, मतलब नैया पार लगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो जो मैं बोला अभी तक उसको एक तरीके से ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप कॉपी पेन निकालिए और फिर लिखना शुरू करिए, ठीक है। आपको समझ में आएगा हम करना क्या चाहते हैं। मतलब सिर्फ क्या करेंगे, हम एनर्जी जहाँ कंटिन्यूस ली थी उसको क्या कर देंगे, डिस्क्रीट कर देंगे, या बोल सकते हैं क्वांटाइज कर देंगे, ठीक है। सिर्फ इतना ही करेंगे। जो क्लासिकल थ्योरी और इस थ्योरी में क्या है अंतर है, वो सिर्फ इतना ही है, ठीक। तो लिख के चलें, तो इसे मिटाऊँ, ये तो काला हो जा रहा है यार। ओके, तो हेडिंग डालो क्या, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी। हेडिंग डाली आपने, बहुत बढ़िया। अगर हेडिंग डाल दी तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो ऐसे हैशटैग करके लिखो, सिंस फ्रॉम फॉलोइंग ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पर, फॉलोइंग ग्राफ वी कैन say that for high temperature classical theory of specific heat gives good result, but for किसके लिए, low temperature it fail to explain specific heat of solid, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड क्या लिखा, सिंस फ्रॉम द फॉलोइंग ग्राफ वी कैन से दैट फॉर हाई टेम्परेचर क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट गिव्स गुड रिजल्ट। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड लिख देना, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड या फॉर सॉलिड स्पेसिफिक, चलो रहने दो यार, इतना ही लिखो। स्पेसिफिक हीट गिव्स गुड रिजल्ट बट फॉर लो टेम्परेचर इट फेल टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब वो ग्राफ क्या है, ग्राफ बना दो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा कुछ ग्राफ था कि ये क्या था, मेरा CV था, और ये क्या था इस डायरेक्शन में, यहाँ टेम्परेचर था। अब क्लासिकल थ्योरी क्या बोलती है कि दिस इज क्लासिकल थ्योरी, ये क्लासिकल थ्योरी बोलती है, इसका डायरेक्ट से बना दूँ करके, ठीक। तो क्लासिकल थ्योरी कहती है कि दिस CV इज इक्वल टू कितना होगा, 3R होगा। CV इज इक्वल टू 3R, बट वी हैव टू रिमेंबर व्हाट इज द यूनिट, कैलोरी, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स, ठीक है, ये यूनिट होगी। बट जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है कुछ ऐसा है, ऐसे कुछ है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ठीक है। तो दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, और दिस डाटा इज क्लासिकल थ्योरी, दिस इज क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। आप देख सकते हैं फॉर हाई टेम्परेचर दोनों मैच कर रहे हैं, यानी दोनों
के जो रिजल्ट हैं वो सेम है, बट फॉर लोअर टेम्परेचर देयर इज ए बिग डेविएशन, यानी जो लोअर टेम्परेचर में वो बहुत बड़ा क्या है डेविएशन, और टेम्परेचर यहाँ केल्विन में, ये हमको पता है। ठीक है, नाउ अगला हैशटैग लिखो, फॉर टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम एट दैट टाइम। पहले ये लिखो, दिस वॉज बिग प्रॉब्लम at the time about, और वो टाइम क्या था हमारा, अबाउट 1911, ठीक है, 1911। ठीक है, एंड टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम Einstein come forward and gives his explanation of heat capacity of solid। अब क्या बोला उन्होंने बोला, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन या फिर आइंस्टाइन टेक ऑल द अजम्पशन, ऐसे लिखो, आइंस्टाइन टेक, या फिर ही टेक्स, ही मतलब आइंस्टाइन, ही टेक्स ऑल द अजम्पशन, जो अजम्पशन उन्होंने बनाया था ना क्लासिकल थ्योरी में, ऑल द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी एज इट इज, except but he said that the atom are not classical the energy of oscillator, he said that the energy of oscillator is not continuous, but it is discrete, ठीक, वो क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी, यानी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है, डिस्टिंक्ट एनर्जी होगी। ठीक, ऐसा उन्होंने बोला। क्या बोला, ही टेक्स ऑल द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी एज इट इज, ठीक है, बट ही सेड दैट द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज नॉट कंटिन्यूअस बट इट इज डिस्क्रीट। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स he assume quantum mechanical oscillator, he assume quantum mechanical oscillator instead of oscillator की स्पेलिंग क्या होती है, क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर इंस्टेड ऑफ क्लासिकल ऑसिलेटर या फिर पूरा लिखना पड़ेगा ना, क्या, हार्मोनिक ऑसिलेटर। क्या लिखो, क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। देखो सिंपल हार्मोनिक को शॉर्ट में ऐसे लिखा था कल, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इंस्टेड ऑफ क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, देखो एक बार पढ़ो इस लाइन को, मैं इस लाइन समझ में आई। देखो, ही टेक्स ऑल द अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी
एज इट इज, जैसे अजम्पशन हमने वहाँ पर कंसिडर किए थे उनको सब के सब ऐसे ले लिया जो अभी हम बोल रहे थे वहाँ पर, ठीक है। आपको पता है अजम्पशन क्या थे, हमने वहाँ पर ऐसे क्या किया था, एक के बाद उनको लिखा था और फिर क्या बोला, एज इट इज, बट ही सेड दैट द एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज नॉट कंटिन्यूस। जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है वो कंटिन्यूस नहीं है, वहाँ पर हमने कंटिन्यूस ली थी। हमने ये बोला था कि किसी एक ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो क्या होगी, कंटिन्यूस होगी, यानी उसकी जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हर वैल्यू क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा वहाँ बोला था। इट मीन्स ही अज्यूम्ड क्वांटम मैकेनिकल ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी वहां पर अगर वो ऑसिलेटर की एनर्जी डिस्क्रीट है तो वो कैसा ऑसिलेटर है, एक क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है। तो वही लिखा है इंस्टेड ऑफ क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो वहां पर अगर सिंपल मैं इतना ही बोल सकता हूं, ही अज्यूम्ड क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इंस्टेड ऑफ क्लासिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब वहां पर अजम्पशन क्या थे आपको पता होना चाहिए, मतलब कुछ अजम्पशन आपको पता होंगे कि जो एटम है वो कैसे आइडेंटिकल हैं और इंडिपेंडेंट हैं और सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है। जितने भी एटम है या फिर जितने भी ऑसिलेटर हैं सबकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, लेकिन सबके एनर्जी क्या है, अलग अलग है, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन एम्पलीट्यूड। ये कहाँ था, उधर था, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा केस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ओके। वो भी हम नोट आउट करेंगे सबके सब, लेकिन फिलहाल इतना समझ में आया आपको, यहाँ तक समझ में आया ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया ये क्या बला है कि क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। नाउ क्वेश्चन इज कि दैट कि व्हाट इज इन हाउ वी डिफाइन क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। नाउ क्वेश्चन इज हाउ वी डिफाइन क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक, SHO का मतलब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो अब जो क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। जो क्लासिकल तो था उसे वो हमें पता था, वो हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। क्या हमने ये पढ़ा है, क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा हुआ है, हम पढ़ लेते, लेकिन पढ़ते पढ़ते रह गए, क्योंकि क्वांटम की मैंने पूरी सीरीज बना रखी है और सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं मैंने BSc तक के, ठीक है लगभग, और MSc के भी उसमें कुछ आ गए हैं। लेकिन सिर्फ एक मात्र टॉपिक छूट रखा है, वो कौन सा है, ये वाला सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर या फिर क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। मैं उसका रीजन नहीं बताऊंगा मैंने इसको क्यों छोड़ रखा है, लेकिन फिलहाल मैं आपको इसको छोटा सा कह देता हूँ, इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता क्या है। एक तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, तो आपका आंसर सिर्फ एक, अगर आपको पता ही नहीं है और आप तुक्के से बताना चाहते हो आंसर, तो आप क्या बोलोगे कि क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो है जिसकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज होती है। और क्लासिकल क्या है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, मतलब कंटिन्यूस होती है। क्लियर हुई बात। तो अब इसको लिखना चाहे तो हिडन डालो क्या, क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसे मिटा दूँ, इसका काम हो गया। तो हिडन डालो यहाँ पर कि क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक। तो हैशटैग लिखो क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, SHO, ठीक है। क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, जैसे मेरे पास अज्यूम कर लो कोई एक एटम है, ठीक है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया, ये क्या है, मेरा एटम है, इसका मास कितना है, m है, और ये किसी दूसरे एटम से कनेक्टेड है। थोड़ी देर ऐसा अज्यूम कर लो, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ऑसिलेटर सा बना दूँ यहाँ पर। ये कोई एटम है या कोई मास है बोल दो, और ये किससे कनेक्टेड है, एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है कुछ तरीके से, ठीक है। ओके नाउ ये स्प्रिंग कैसी है, इलास्टिक स्प्रिंग है, ऐसा हम अज्यूम करके चले हैं। ओके नाउ अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, यहाँ पर ऑसिलेट कराना। ऑसिलेट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको, ये इसकी मेन पोजीशन है, अच्छा ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको यहाँ से डिस्प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस, ओके यूँ करके मैंने डिस्प्लेस करके कहाँ लेके उसको इधर ले गया। माना कितना डिस्प्लेस कर दिया मैंने इसको, इसकी मेन पोजीशन से x डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया, x, ये क्या थी इसकी इनिशियल पोजीशन थी, और यहाँ से कितना डिस्प्लेस किया मैंने इसको, x डिस्प्लेस किया। अब ये यहाँ है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया, ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा अपने मेन पोजीशन के अबाउट। अज्यूम कर लो ये किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। माना ओमेगा नॉट मान लो, ओमेगा नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है। ओमेगा नॉट क्या है मेरे पास यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है। नाउ यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ अब क्वांटम मैकेनिज्म में हम जब भी कोई चीज़ डिफाइन करने को जाते हैं, सबसे पहले हमें उसका क्या चाहिए, देखो क्वांटम मैकेनिज्म में अगर किसी सिस्टम को डिफाइन करना है तो एक तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका वेव फंक्शन पता होना चाहिए, और दूसरा उसकी एनर्जी आइगन वैल्यू पता होनी चाहिए, और पहली चीज़ है, या फिर तीसरा जो है वो क्या पता होना चाहिए, उसका हैमिल्टनियन पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए, देखो फॉर क्या होना चाहिए, एक तो हमको हैमिल्टनियन पता होना चाहिए। क्या,
हैमिल्टोनियन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हमने क्वांटम थोड़ा बहुत पढ़ी हुई, लेकिन सिर्फ ये टॉपिक छोड़ रखा है, लेकिन और अधिकतर टॉपिक मैंने वहाँ पर कवर कर रखा है। अधिकतर क्या मतलब सभी कवर कर रखे हैं बीएससी तक के, सिर्फ ये टॉपिक छूटा है। उसका रीजन है भी मैं बताऊँगा। देखो, एक तो हैमिल्टोनियन होता है और एक क्या होता है एनर्जी आइगन वैल्यू, एनर्जी आइगन वैल्यू, और एक क्या होता है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन। अगर ये चीज़ें मेरे को किसी सिस्टम के लिए पता हैं तो मुझे उस सिस्टम के बारे में सब कुछ पता है, ऐसा हम क्वांटम मैकेनिक्स में बोलते हैं। देखो, आपने वहाँ पर डिफरेंट केस किए होंगे कि आपने एक स्क्वायर वॉल लिया होगा, उसके अंदर एक पार्टिकल को डाला होगा, आपने क्या निकाला स्क्वायर वॉल के लिए? उसके लिए सबसे पहले वेव फंक्शन निकाला, फिर क्या निकाली एनर्जी आइगन वैल्यू। और जब आपने ये दोनों चीज़ें निकाल दी, आपने कहा अब मुझे पूरे सिस्टम के बारे में या फिर वन डायमेंशनल बॉक्स के बारे में जिसके अंदर एक पार्टिकल है उसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। ऐसा आपने बोला नहीं बोला? ऐसे आपने बोला, ठीक है। जब क्वांटम पकड़ोगे तब आपको समझ में आएगा, या फिर एक बार देख लेना उस सीरीज को जाके। लेकिन फिलहाल देखो, ये तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए किसी भी एक क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम के लिए, ठीक। तो सबसे पहले की बात करते हैं किसकी, हैमिल्टोनियन की। तो हैमिल्टोनियन क्या होता है, यहाँ पर हैमिल्टोनियन को दिखाते हैं किससे। सबसे पहले देखो कि हैमिल्टोनियन क्या होगा, हैमिल्टोनियन जो यहाँ पर इसके लिए जो हैमिल्टोनियन होता है वो क्या होता है मेरे पास, हैमिल्टोनियन को हम ऐसे देखा तो एच के ऊपर कैप लगाते हैं, दिस इज इक्वल टू पी कैप स्क्वायर अपॉन क्या होता है 2m होता है, फिर प्लस का हाफ ऑफ क्या आता है यहाँ पर m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स कैप स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये क्या होता है हैमिल्टोनियन होता है, यानी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। और जो यहाँ पर P है, दिस इज नॉट मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम ऑपरेटर, बिकॉज वी आर डीलिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये P स्क्वायर क्या है, मोमेंटम ऑपरेटर है, या P क्या है मोमेंटम ऑपरेटर है, और ये मोमेंटम ऑपरेटर का स्क्वायर है। और यहाँ पर X क्या है, इसको हम पोजीशन ऑपरेटर बोलते हैं। जो P कैप है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर है, ये क्या है मोमेंटम ऑपरेटर है, ठीक है। और जो X कैप है मेरा यहाँ पर वो क्या है मेरा पोजीशन ऑपरेटर है, ये क्या है मेरा पोजीशन ऑपरेटर है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, ओके। अब ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, देखो क्लासिकल के लिए हमने जब एनर्जी लिखी थी वो क्या लिखी थी, ये तो लिखी थी पी स्क्वायर बाय 2m प्लस का 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स लिखा था। तो जब हम क्लासिकल से क्वांटम में आते हैं, जो क्लासिकल वेरिएबल होते हैं उसको हम, जो फिजिकल वेरिएबल होते हैं उनको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होते हैं उनसे रिप्लेस कर देते हैं। एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो ऑपरेटर होता है वो क्या होता है हैमिल्टोनियन होता है, मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग मोमेंटम ऑपरेटर, पोजीशन करस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑपरेटर, सिर्फ इतना कर रखा है। तो ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए थी, पता होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा हैमिल्टोनियन होगा। अब अगली चीज आती है क्या, एनर्जी आइगन वैल्यू, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है और वही यहाँ पर क्या होने वाली है, यूज होने वाली है। दूसरी चीज होती है क्या, एनर्जी आइगन वैल्यू, क्या होती है एनर्जी आइगन वैल्यू। दूसरी चीज क्या होती है एनर्जी आइगन वैल्यू। देखो, आपको पता होना चाहिए कि किसी एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू क्या होती है। उसको हम ऐसे लिखते हैं कि ई एन इज इक्वल टू एन प्लस का 1/2 एच कट ओमेगा नॉट, क्या होती है n प्लस का 1/2 एच कट ओमेगा नॉट। अब यहाँ पर n क्या है, n होता है कोई इंटीजर, जो n है मेरे पास यहाँ हेयर, जो n है हेयर दिस n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि ई एन की जो वैल्यू होगी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। अगर मैं से ई नॉट निकालूं तो ई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ 0 पुट करोगे ई नॉट लिखने, तो 0 पुट किया तो कितना आ गया 1/2 एच कट ओमेगा आ गया, क्या आ गया 1/2 एच कट ओमेगा नॉट। अगर मैं ई1 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा ये 3/2 एच कट ओमेगा नॉट। अगर मैं ई2 लिखूंगा तो कितना आ जाएगा ये 5/2 एच कट ओमेगा नॉट आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या बता रहा है, देखो ये हमको बता रहा है कि एनर्जी की वैल्यू क्या है, डिस्क्रीट है। एक एनर्जी ये पॉसिबल है, दूसरी एनर्जी ये पॉसिबल है, और इन दोनों के बीच में इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है। इन दोनों के बीच में और भी नंबर आएंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं इन दोनों के बीच में, लेकिन उनके लिए इसमें इसकी कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं है, यानी ये वैल्यू की एनर्जी नहीं हो सकती यहाँ पर। ओके, क्लियर हुई बात। या तो 1/2 होगी या फिर सीधे 3/2 होगी, ठीक है, और यहाँ फिर सीधे कितनी होगी 5/2 होगी, इनके बीच में कुछ नहीं आएगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी इज ए क्वांटाइज, ठीक है। एनर्जी क्या है, क्वांटाइज है। क्लियर है बात इतनी ना। अब आता है क्या, तो समझ में आया एनर्जी क्या है, क्वांटाइज है। एक इंपॉर्टेंट चीज और, ये जो एनर्जी है यहाँ पर फॉर करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 0, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। इसको ऐसे स्टार लगा दो यहाँ पर 2 स्टार, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 0 एंड दिस एनर्जी इज नोन एज टाइम, क्या बोलते हैं इसको, 0 पॉइंट एनर्जी। क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। एंड
फॉर एनी एटम, किसी एटम के लिए ये जो एनर्जी होती है वो टाइम इंडिपेंडेंट होती है। अभी हम जब डेरिवेशन करेंगे जब पूरा डेरिवेशन आएगा तो ये टर्म जो आएगा वहाँ पर उसके एनर्जी में ये जो टर्म आएगा, जो टोटल एनर्जी निकालेंगे ना हम किसी एक ऑसिलेटर की, अभी निकालनी पड़ेगी हमको, क्योंकि अगर हमें क्या करना है Cp या Cv निकालना है, स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, टोटल एनर्जी चाहिए। उसी का तो डिफरेंशिएट करेंगे टी की रिस्पेक्ट में, तभी क्या आएगा हमारा स्पेसिफिक हीट आएगा या फिर हीट कैपेसिटी आएगा। तो उसके अंदर जब टोटल एनर्जी निकालेंगे तो अब वहाँ पर हम पाएंगे ये जो टर्म है वो क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अब कोई भी एनर्जी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने का क्या मतलब है, तो दिस इज एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट जीरो टेम्परेचर, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर। देखो बहुत चौंकाने वाली बात है, क्लासिकल थ्योरी ने क्या बोला था कि व्हेन टेम्परेचर इज जीरो, व्हेन टेम्परेचर इज जीरो, क्लासिकल थ्योरी क्या बोली वो सुनो, व्हेन टेम्परेचर इज जीरो देन एनर्जी ऑफ दिस ऑसिलेटर इज जीरो। बट क्वांटम मैकेनिक्स सेड कि व्हेन टेम्परेचर इज जीरो even after that the atom will be vibrate about their mean position with this energy and this energy is known as zero point energy। अभी थोड़ा बात अजीब लग रही होगी, लेकिन जब अंत होगा इस पूरे लेक्चर का तब तक आपको पूरा का पूरा ज्ञान हो चुका होगा, ठीक है। तो इसे यहाँ पर लिख दो, तो दिस एनर्जी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम दिस एनर्जी इज, दिस इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, यानी दिस इज एनर्जी एट जीरो केल्विन। तो ये भी बोल सकते हैं इसको हम, दिस इज एनर्जी एट, एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, ऑसिलेटर एट जीरो केल्विन, एट जीरो केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या है ये, जीरो केल्विन टेम्परेचर पे क्या है, एनर्जी है ऑसिलेटर की, क्लियर ना। अब जो थर्ड चीज़ है वो क्या है, मेरा वेव फंक्शन है। अब यहाँ यूज़ तो नहीं होगा वेव फंक्शन, लेकिन पढ़ लेते हैं, पढ़ने में यहाँ पर ज्ञान अर्जित करने में क्या हैरानी है, और वहीं से बताऊंगा मैंने ये क्यों नहीं पढ़ा है, ओके ना। अगला जो चीज़ है वो क्या है, मेरा वेव फंक्शन। मुश्किल मुझे कुछ मिटाना पड़ेगा, क्या मिटाऊँ, इधर मिटा दें, वेव फंक्शन। देखो अगली जो चीज़ है वो क्या है, मेरा वेव फंक्शन। वेव फंक्शन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, मुझे याद है, तो साइन एक्स, क्योंकि मैंने इतनी बार पढ़ लिया है, इतनी बार पढ़ लिया है कि अब याद हो चुका है। 1/√, ये होता है मेरे पास कितना यहाँ पर, √π होता है इसके अंदर, और ये होता है 2n इंटू n फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या आता है x0 इंटू e -x² अपॉन ट्वाइस ऑफ x0 का स्क्वायर hn x डिवाइडेड बाई x0, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, वेव फंक्शन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। किसी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के वेव फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, ये है। यहाँ पर एक टर्म आया है क्या, x0, जो x0 है मेरा वो क्या होता है, वो होता है मेरे पास √h डिवाइडेड बाई m⍵0, क्या होता है h डिवाइडेड बाई m⍵0 होता है, ठीक है। जो ये चीज़ है मेरे पास, ये क्या होता है h डिवाइडेड बाई m⍵0, क्लियर हुई बात। तो इसको यहाँ पुट कर दोगे तो आ जाएगा आंसर ना। अब मैंने पढ़ाया क्यों नहीं, इसकी वजह से, ये जो लिखा, ये जो टर्म है इसकी वजह से। देखो ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं क्या, हर्माइट पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की बुक होती है उसमें सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन दिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है, कि हर्माइट पॉलिनोमियल ये होता है। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं पहले आपको क्या पढ़ाऊँ, हर्माइट पॉलिनोमियल पढ़ाऊँ, और उसके बाद क्या पढ़ाऊँ, ये जो ऑसिलेटर है इसकी कहानी बताऊँ, ठीक है, या फिर उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ाऊँ, तो आपको इजी रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं हर्माइट पॉलिनोमियल पढ़ नहीं पाया, लेकिन अब मैं पढ़ूंगा, ठीक है। जैसे सॉलिड खत्म होता है तो एक बार हर्माइट पॉलिनोमियल वीडियो बनाएंगे, फिर उसके बाद जो क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उस पर वीडियो बनाएंगे और इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो जो ये जो चीज़ है यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, हर्माइट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्माइट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। और जो n है वो तो आप जानते हो, वो क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये क्या है मेरे n है। तो ये क्या हो गया मेरे पास, वेव फंक्शन हो गया। ये काम नहीं आने वाला है, ये भी काम नहीं आने वाला है, काम कौन आने वाला है मेरा, ये और ये आने वाला है, ठीक है। तो ये जानकारी होगी थोड़ा बहुत किसके बारे में, क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में। अगर आपने ये चीज़ें क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में ये जानते हो तो आपको डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके अगर क्वांटम मैकेनिक्स से पढ़ोगे ना तो इनसे हो जाएंगे, ठीक है। एक और आता है वो लेटर ऑपरेटर वाला आता है, वो मतलब MSc वाले लेवल में आता है, लेकिन BSc तक के सारे क्वेश्चन इन दो से हो जाएंगे, यानी इसी से हो जाएंगे, ठीक है, या फिर इससे हो जाएंगे या फिर इससे हो जाएंगे। क्लियर होगी बात, ओके। नाउ थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं,
अब ये क्या हो गया, हमारा पास क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हो गया, जो कि हमको ऐसा हमें देखने को मिलता है। उसके ये क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपके लिए तो अनजाना तो है नहीं है कि क्वांटम मैकेनिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। अब ऐसा तो फील नहीं हो रहा है कि हम कहाँ आ गए, ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अब ये पूरा परिचय इससे हो गया। अब परिचय हो गया तो अब आगे बढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। तो अब कुछ ऐसे हेडिंग लिखो कि साइलेंट फीचर ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लेटिस हीट कैपेसिटी, क्योंकि इस सबको क्या करते हैं, समराइज कर देते हैं, फिर क्या करेंगे, मस्त करके डेरिवेशन करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा, देखो लिखो यहाँ पर साइलेंट फीचर, साइलेंट फीचर ऑफ आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ लैटिस हीट कैपेसिटी, लैटिस हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, पहला पॉइंट लिखो, हैशटैग करके लिखो फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो क्या हो जाएगा कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। या सिंपल लिखो एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर, या फिर से एटम लिखो, एनर्जी ऑफ एटम, या फिर स्लैश करके क्या लिखोगे, ऑसिलेटर, क्योंकि एटम को ही क्या अज्यूम कर रखा है हमने, ऑसिलेटर अज्यूम कर रखा है। एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज क्वांटाइज, कैसी होती है, क्वांटाइज होती है, एंड एक्ट लाइक क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड एक्ट लाइक क्वांटम मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर SHO। ठीक है, एंड दैट इज क्या, कितनी होती है बताओ, दैट इज En इज इक्वल टू n प्लस का 1/2 एच कट इंटू ओमेगा नॉट, ये होती है। एंड हियर n इज क्या होगा मेरे पास, 0 1 2 3 एंड सो। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो हैशटैग करके, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या रखा, ओमेगा नॉट, एंड ओमेगा नॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज सेम फॉर ऑल ऑसिलेटर। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई, बिकॉज हियर वी आर अज्यूमिंग दैट, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में अज्यूम किया था कि ऑल द ऑसिलेटर आर इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल, दैट्स व्हाई ऑल द ऑसिलेटर विल वाइब्रेट विथ सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सिंस ऑल द ऑसिलेटर या फिर ऑल द एटम, सिंस ऑल द एटम, एटम ही क्या है, ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर आर आइडेंटिकल एंड इंडिपेंडेंट, hence they vibrate with same frequency ओमेगा नॉट। उस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा नॉट। जो यहाँ पर ओमेगा नॉट लिखा है वो क्या है, उन ऑसिलेटर की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, ये क्या हो गया मेरा सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ओके। अब देखो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो मेरे पास अब जो यहाँ पर एटम है वो कैसे हैं, 3 डायमेंशनल एटम है, और हम क्या करेंगे 3 डायमेंशनल एटम को किस में रिड्यूस कर देंगे, 1 डायमेंशन में। कैसे बाय द हेल्प ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, मैं लाइन लिखता हूँ। ठीक है, वो लाइन लिखते हैं आपको समझ आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो मैं क्या लिखूंगा कि जो मेरे पास एन यानी नंबर ऑफ ऑसिलेटर, एन 3 डायमेंशनल ऑसिलेटर या फिर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आर इक्विवेलेंट टू 3n 1 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ये लाइन समझ में आई, ये क्यों लिखी, ड्यू टू इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। हाँ, ड्यू टू फ्रॉम, या फिर ऐसे लिखो फ्रॉम, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन
ऑफ एनर्जी ना। और इक्यू पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होता है आप जानते हैं, हमने पिछले लेक्चर में क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है कि ईच हर जो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वहां पर जो एनर्जी होगी या जो वाइब्रेशनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। क्लियर ना। अगला कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। अगला क्या हो जाएगा, एनर्जी इज क्वांटाइज, ये तो हो गया। एक चीज और कुछ बचा, फ्रीक्वेंसी हो गया, एनर्जी हो गया, और क्या आएगा, हाँ कि अगर मेरे पास देखो अब क्या है यहाँ पर एनर्जी लेवल होंगे। देखो क्या होता है जब भी हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो एनर्जी क्या है, डिस्क्रीट है, तो एनर्जी लेवल होंगे वहाँ पर, यानी जो एटम होंगे कहाँ होंगे, एनर्जी लेवल में होंगे। और कोई भी एक एनर्जी लेवल कितने ही नंबर ऑफ एटम क्या कर सकता है, रख सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एनी नंबर ऑफ एटम, एनी नंबर ऑफ एटम कैन एग्जिस्ट इन एनी एनर्जी स्टेट, एनी एनर्जी स्टेट। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एनर्जी स्टेट की बात करता हूँ तो एक ये एनर्जी स्टेट है, एक ये बोल दो, एक ये बोल दो, और एंड सोन ऐसे। ठीक है, ऊपर को और होते रहेंगे ना। अगर उसको ग्राउंड स्टेट बोलूँ तो ग्राउंड स्टेट करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है, यानी सबसे कम एनर्जी कितनी है वो 1/2 एच कट ओमेगा नॉट है। और जो सेकंड एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो कितना है मेरे पास 3/2 एच कट ओमेगा नॉट है। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल है वो क्या है मेरे पास 5/2 एच कट ओमेगा नॉट है। यहाँ पे स्टेट है तो ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ठीक है, कन्फ्यूज हो रहा है, सिर्फ स्टेट पढ़ो। दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो कोई भी एक एनर्जी स्टेट में कितने ही नंबर ऑफ एटम या कितने ही नंबर ऑफ ऑसिलेटर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल, या फिर वहां पर बैठे हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। यानी इस एनर्जी के मतलब एक से ज़्यादा या फिर जितना चाहो उतना एटम यहाँ पर हो सकते हैं। यानी यहाँ पर 1000 एटम भी हो सकते हैं, 2 एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ 2000 एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी कितने ही नंबर ऑफ ऑसिलेटर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। सिमिलरली यहाँ भी कितने ही नंबर ऑफ ऑसिलेटर क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, कितने होते हैं पॉपुलेशन पर हम बात नहीं करते हैं कि यहाँ पर इतने नंबर ऑफ होंगे या फिर इतने होंगे, उस पर बात नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हमें यह पता होना चाहिए कि इस एनर्जी लेवल में ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि इतने ही एटम जा सकते हैं, कितने ही नंबर ऑफ एटम इस एनर्जी लेवल में जा सकते हैं, कितने ही नंबर ऑफ एटम इस एनर्जी लेवल में जा सकते हैं। उसी तरीके से कितने ही नंबर ऑफ एटम इस एनर्जी लेवल में जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जी। ठीक, क्लियर है बात इतनी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है इस लाइन में। तो एनी नंबर ऑफ एटम कैन एग्जिस्ट इन एनी एनर्जी स्टेट। क्लियर। अगला जो लिखो, अगला लिखो एटम आर। अब ये एटम कैसे हैं, एक टर्म आता है जब हम स्टैटिकल मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वहां पर एक टर्म आता है क्या, डिस्टिंग्विशेबल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल। तो ये एटम कैसे हैं, जो डिस्टिंग्विशेबल हैं या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, बताओ आपका क्या कहता है, आपका अनुमान। डिस्टिंग्विशेबल वो होते हैं जिनको हम ट्रेस कर सकते हैं, जिनकी हम लोकेशन बता सकते हैं कि ये इस लोकेशन में है। और इनडिस्टिंग्विशेबल वो होते हैं जिनको हम लोकलाइज नहीं कर सकते, अगर सिंपल भाषा में बोले तो। ठीक है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिंपल भाषा में बोले तो क्या होगा, डिस्टिंग्विशेबल मतलब जिनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिनको बता सकते हैं कि ये पार्टिकल ये है, ये पार्टिकल ये है। और इनडिस्टिंग्विशेबल क्या होता है, जिनको हम लोकेट नहीं कर सकते, उनको क्या बोलते हैं, हम इनडिस्टिंग्विशेबल बोलते हैं। तो ये क्या है, ये जो एटम या फिर जो ऑसिलेटर मैंने किसी क्रिस्टल में ले रखे हैं वो क्या है, डिस्टिंग्विशेबल हैं या फिर इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो आंसर है दे आर डिस्टिंग्विशेबल। ना क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई। हमने तो ये बोला कि ऑल द एटम आर आइडेंटिकल, सारे एटम आइडेंटिकल है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये एटम वो वाला एटम है। यही तो हुआ ना उसको आइडेंटिफाई करना, यानी यही तो हुआ इसको डिस्टिंग्विश करना अदर एटम से। वी कैन से दैट व्हाई, बिकॉज वी आर डीलिंग इन सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट में जो क्रिस्टल होता है वो कैसे बना होता है, हम जब किसी लैटिस में, हम या फिर किसी लैटिस पॉइंट पर जब हम क्या रखते हैं, कोई एटम रखते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, हमने क्या बना दिया, एक क्रिस्टल बना दिया। यानी जिस लैटिस पॉइंट पर हम क्या रख रहे हैं, किसी एटम को रख रहे हैं, उस लैटिस पॉइंट की कुछ लोकेशन है वो हमें पता है। अगर मुझे लैटिस पॉइंट की लोकेशन पता है तो मुझे उस एटम की लोकेशन भी पता है। तो अगर एटम की लोकेशन पता है तो ये एटम कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं। ठीक, क्लियर हुई बात। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि दीज एटम आर डिस्टिंग्विशेबल। और जब डिस्टिंग्विशेबल एटम की बात करते हैं तब इनका जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हम किस लॉ की हेल्प से करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की हेल्प से करते हैं। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमने यहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमान क्यों लगाया, हमने कोई और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्यों नहीं लगा दिया, हमने यहाँ पर बोस-आइंस्टीन क्यों लगा, वैसे तो वो तो बोसोन में आता है, और फर्मी-डिराक क्यों लगाया, चलो वो तो उधर का हो गया। फर्मी-डिराक फर्मियन के लिए होता है, बोस-आइंस्टीन बोसोन के लिए होता है। यहाँ पर लगेगा कौन सा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान लगेगा। कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान ही क्यों लगाया, तो हम बोलेंगे बिकॉज दे आर
आइडेंटिकल बट डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, ठीक है। और जहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन में देखने को मिलती है कि पार्टिकल आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल, देन वी यूज मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक। तो अगला पॉइंट देखो, ये मिटाना भूल गया। तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 हो गए। चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट लिखो, क्या हो जाएगा, एटम आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। एटम कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं, बिकॉज दे आर at their separate लैटिस साइट, ठीक है, लैटिस साइट। और लैटिस साइट हमको पता होती है कि कौन सी लैटिस साइट कहाँ पर है, उसकी पोजीशन हमें पता होती है। तो हम बोल देंगे कि अगर लैटिस साइट की पोजीशन पता है तो इसका मतलब हमें उस एटम की पोजीशन भी क्या है, पता है। दैट्स वाई वी आर सेइंग देम दे आर आइडेंटिकल एंड डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल, हेंस वी यूज मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। हेंस फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन we use MB distribution law, ठीक है। क्या लगाते हैं हम, MB डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, साइलेंट फीचर ऑफ आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट हो गए ना। अब क्या काम है, अब निकालना है क्या, स्पेसिफिक हीट होती क्या है। स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए जो स्टेप मैंने क्लासिकल थ्योरी में बताए थे वही स्टेप यहाँ भी फॉलो होंगे, बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब लिखो, आगे लिखो उसमें, नाउ आवर एम टू फाइंड स्पेसिफिक हीट, ठीक है, ऑफ एनी सॉलिड। नाउ ऐसे पॉइंट, बुलेट पॉइंट बनाओ। नाउ आवर एम टू फाइंड स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक यहाँ पे हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ठीक है। क्या करना है आपको, हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। एंड फॉलो प्रीवियस स्टेप, जो कल हमने स्टेप पढ़े थे उनको फॉलो कर दो। तो स्टेप फर्स्ट क्या था, स्टेप फर्स्ट क्या बताओ, क्या था, क्या करते थे, सबसे पहले क्या निकालते थे, किसी एक एटम की या फिर किसी सिंगल वन डायमेंशनल एटम की, या बोलते हैं वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एवरेज थर्मल एनर्जी निकालते थे। क्या करते थे हम, फाइंड एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ सिंगल वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, ओके। अब कैसे निकालेंगे, देखो क्लासिकली, सिंस जो क्लासिकली क्या पढ़ा था हमने, क्लासिकली कुछ ऐसा पढ़ा था कि एवरेज ऑफ ई, कुछ ऐसा पढ़ा था ना कि एवरेज ऑफ ई इज इक्वल टू क्या आता था, इंटीग्रेशन, कल पढ़ा है ना, ई इंटू ई की पावर माइनस बीटा ई इंटू डी ई डिवाइडेड बाई दिस इज इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस बीटा ई इंटू डी ई पढ़ा है, ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा है। ये कब था, व्हेन एनर्जी इज कंटिन्यूअस, तभी यहाँ पर क्या आया, इंटीग्रेशन साइन आया। और जब हम किसकी बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल की बात करेंगे, ठीक है, इन क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर फॉर क्वांटम मैकेनिक्स, या फॉर क्वांटम मैकेनिक्स की बात करेंगे, फॉर एनर्जी इज डिस्क्रीट, एनर्जी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। तो उस केस में जो ये समेशन है, जो ये इंटीग्रेशन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, समेशन से रिप्लेस हो जाएगा। यानी जो इंटीग्रेशन साइन है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, मेरा समेशन से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो क्या रख देंगे हम, समेशन रख देंगे। देखो तो कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, मेरा जो एवरेज एनर्जी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी मेरे पास, वो आ जाएगी मेरे पास समेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इनटू ई की पावर माइनस बीटा ई, और अपॉन में कितना आ जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा, समेशन ई की पावर माइनस कितना आ जाएगा, ये बीटा ई आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास फॉर्मूला इस केस में, क्लियर बात। अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, ये ई चाहिए, और बीटा हमको पता होता है पहले। ई क्या है, ई है मेरे पास क्या, एनर्जी ऑफ ए सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर,
एनर्जी है, नॉट ए एवरेज एनर्जी। क्या है? एनर्जी ऑफ ए सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ई जो है वो क्या है? एनर्जी ऑफ सिंगल वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये कितनी होती है? आप सब लोग जानते हो, अभी हमने पढ़ा कि ई एन इक्वल टू क्या होता है? एन प्लस 1/2 एच कट ओमेगा नॉट होता है। और जहाँ पर जो एन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे कुछ होती है। तो इसको उठा के कहाँ रख दो? इधर रख दो। देखो क्या हो जाएगा, इसे मिटाओ, ये हो गया होगा। लिखते रहना इसको, ये लिखोगे नहीं ना फिर पछताओगे बाद में। ये लिखते रहना है, तो खाली देख रहे हो ऐसे करके, ऐसे काम नहीं चलेगा देख के, ये लिखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ खुद से करो एक बार इसको, ठीक है। यहाँ पर से बंद कर दो वीडियो को और यहाँ से खुद से इसको रख के एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, तभी ये हो पाएगा आपसे। तो अब देखो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो, इधर एवरेज एनर्जी ई एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया? दिस इज समेशन, और ई की जगह कितना पुट कर दोगे? दिस इज एन प्लस का 1/2 एच कट ओमेगा नॉट इंटू ई की पावर कितना है मेरे पास? पहले तो माइनस का बीटा है, माइनस का बीटा इंटू ई की जो कितना आ जाएगा? एन प्लस का 1/2 एच कट ओमेगा नॉट, ये ई की पावर में है, हाँ इतना ध्यान देना। अब देखो ये समेशन है, और समेशन किस में है? एन में है, क्योंकि एन तो वेरी कर रहा है। तो एन कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? समेशन एन इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक? एन तक, ठीक है। 0 से लेकर कहाँ तक? एन तक नहीं, इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक, एन से लेकर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, एन सो ऑन, ओके। और डिवाइड में कितना आ जाएगा? अगेन समेशन, ये आ जाएगा मेरे पास कितना है? ये चीज़ है, यानी क्या आ जाएगा? ये ई की पावर माइनस बीटा ई है, और ई की जगह एन प्लस का 1/2 एच कट इंटू ओमेगा नॉट, एंड हियर ऑल्सो एन इक्वल टू 0 से कहाँ हो जाएगा? ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक। सॉल्व कर देंगे इसे, आप सॉल्व हो गए। कुछ चीज़ें बाहर आ रही है, देखो ऊपर से ये एच कट ओमेगा नॉट बाहर आ जाएगा, तो ई एवरेज इज इक्वल टू ये एच कट ओमेगा नॉट क्या आ गया हमारा? बाहर आ गया, हाँ जी बाहर आ गया। तो देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर? समेशन ऑफ एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और अंदर कितना बचा? एन प्लस का 1/2, दिस इज एच कट, ओके ये तो बाहर आ गया, ये बाहर आ गया ना, हाँ बाहर आ गया। और इंटू ई की पावर माइनस का बीटा इंटू एन प्लस का 1/2, दिस इज एच कट ओमेगा नॉट, एंड डिवाइड में कितना आ जाएगा मेरे पास? दिस इज समेशन ऑफ दिस इज एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, एंड दिस इज ई की पावर माइनस का बीटा इंटू एन प्लस का 1/2, और दिस इज इंटू एच कट इंटू ओमेगा नॉट। ऐसा कुछ हुआ? ये धीमा लिख रहा है क्या? दिखाई दे रहा है आपको? मुझे लग रहा है धीमा लग रहा है, दूसरी पेन करो। ओके, अब क्या करो? रखो, फिर वैल्यू पुट करो आप, तो कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा मेरे पास एवरेज ऑफ ई इज इक्वल टू दिस इज एच कट ओमेगा नॉट, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरे से बाहर है। तो पहले 0 पुट करो, 0 पुट कर दो, कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा मेरे पास कितना? 1/2 ई की पावर माइनस 1/2, दिस इज एच कट इंटू ओमेगा नॉट, ये आया। फिर कितना आएगा यहाँ पर? प्लस का, दिस इज 3/2, 1 रखोगे तो 3/2 आ जाएगा। पहले 0 रखा, फिर क्या रखोगे? 1 रखोगे तो 3/2 आ जाएगा, और दिस इज ई की पावर माइनस का 3/2, बीटा भी था यार, क्या आएगा? बीटा भी आएगा, इधर पे बीटा भी आएगा ना, हाँ। तो यहाँ भी कितना आएगा? बीटा आएगा, माइनस का 3/2, दिस इज बीटा एच कट इंटू ओमेगा नॉट। एम आई राइट और रॉन्ग? आई थिंक आई एम राइट। और फिर कितना आ जाएगा? फिर 2 आ जाएगा इधर पे, यानी कि जगह 2 पुट करो, तो 2 पुट करो तो कितना आ जाएगा? 5/2 हो जाएगा ये, दिस इज 5/2 ई की पावर माइनस का 5/2, एंड दिस इज बीटा एच कट ओमेगा नॉट, फिर प्लस कितना आ गया? एंड सो ऑन, ठीक, ऐसा आया, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। इसे क्या कर दो? इस तरीके से क्लोज कर दो। अब नीचे कितना आ जाएगा डिनोमिनेटर में? इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर 0 1 2 3 ऐसे कुछ रखो, तो ये आ गया मेरे पास कितना? ई की पावर माइनस का 1/2 बीटा एच कट ओमेगा नॉट, फिर प्लस ई की पावर माइनस का 3/2, दिस इज बीटा एच कट ओमेगा नॉट, फिर प्लस का दिस इज ई की पावर माइनस का 5/2 बीटा एच कट ओमेगा नॉट, फिर प्लस का एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी तक। ऐसा कुछ हुआ? ओके, नाउ अब कैसे करें सॉल्व इसको? अब
थोड़ा सा ऐसा अजीब सा लग रहा है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तिगड़म हमको मचानी पड़ेगी, यहाँ पर तिगड़म लगानी पड़ेगी, तिगड़म ये लगानी पड़ेगी। अगर उसको ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा या फिर इसके लॉग का डिफरेंशिएशन करूँगा तो आंसर ये आ जाएगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं इसके लॉग का डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये आंसर पूरा टर्म आएगा, ठीक है। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस एवरेज ई इज कैन बी रिटन एज कि एच कट ओमेगा नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ किसका, इस वाले टर्म का। क्या है मेरे पास, देखो ये है मेरे पास क्या, ई की पावर माइनस का 1/2 बीटा एच कट ओमेगा नॉट, फिर प्लस ई की पावर माइनस का 3/2 बीटा एच कट ओमेगा नॉट, फिर प्लस ई की पावर माइनस का 5/2 बीटा एच कट ओमेगा नॉट प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। ये जो है ना, ये इसके इक्विवेलेंट है। कैसे दिखाओ, चलो दिखा देते हैं। क्या करो, इधर दिखाऊं मैं, इधर मिटाता हूं इसको, इधर दिखाता हूं आपको, ठीक है। सिर्फ डिफरेंशिएशन वाली बात कर रहा हूं, इधर से इधर को, ये इसको देखो, करो इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आंसर आएगा आपका, देखना। देखो सिर्फ इसको करो, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन समथिंग, तो कहाँ 1 क्या होता है, एक्स होता है ना। तो हमको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स कितना होता है, 1/x होता है। तो x जो पूरा का पूरा टर्म है, तो कितना आ जाएगा देखो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास क्या, 1 ऐसा कुछ आएगा ना कि 1 डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म जो ये ब्रैकेट के अंदर है, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर है, यानी क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस का 1/2। अब कुछ लोगों को तो समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी कुछ लोग अभी थोड़ा बहुत हैरानी होंगे। 1/2 बीटा यह है मेरे पास, फिर प्लस ई की पावर माइनस का 3/2 बीटा एच कट ओमेगा नॉट प्लस ई की पावर माइनस 5/2 बीटा एच कट ओमेगा नॉट प्लस एंड सोन, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब फिर क्या होगा, ये समथिंग का, अब समथिंग का जब डिफरेंशिएशन होगा तो कितना आएगा, देखो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, दिस इज माइनस का 1/2 एच कट ओमेगा नॉट बीटा, फिर माइनस का, ओह सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, ये हमें पता नहीं है क्या, बीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कहाँ हो रहा है डिफरेंशिएशन, किसके रिस्पेक्ट में होगा, बीटा के रिस्पेक्ट में, हाँ बीटा के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन। तो जब बीटा के रिस्पेक्ट में होगा हाँ, तब तो ये आ जाएगा, बीटा के रिस्पेक्ट में होगा तो ये आएगा ना इधर पे, तो इसको भी अंदर लेना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा एक करेक्शन करूँ मैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई करें इसको, आपने लिखा तो नहीं होगा ना, वो तो लिखा नहीं होगा, थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। देखो एक स्टेप थोड़ा सा सिंपलीफाई करता हूँ इसको, मैं ये बोलता हूँ, इसे मिटाऊँ, देखो मैं अज्यूम करता हूँ, लेट अस कंसीडर, देखो सिंप्लिसिटी, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिचड़ी पिचड़ी उतरता है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई क्या करते हैं, लेट करते हैं x इक्वल टू माइनस का बीटा एच कट ओमेगा नॉट, जो यहाँ पर माइनस का बीटा एच कट ओमेगा नॉट, माइनस बीटा एच कट ओमेगा नॉट, माइनस बीटा एच कट ओमेगा नॉट, उस तरीके से डिनोमिनेटर में माइनस बीटा एच कट ओमेगा नॉट है, उसकी जगह रख दूँ एक्स रख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस एवरेज ई इज इक्वल टू दिस इज एच कट ओमेगा नॉट, ब्रैकेट के अंदर कितना आया, ये चीज़ आएगा। तो ये क्या है मेरे पास, देखो दिस इज 1/2 ई की पावर माइनस का x/2 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर प्लस का दिस इज 3/2, माइनस का नहीं आएगा, प्लस का आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस की जगह रखा है, वही माइनस की दिक्कत कर रहा था ना, क्योंकि माइनस आता फिर खिचड़ी पिचड़ी हो जाती, तो मैं माइनस को हटाना चाह रहा था। तो ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूँ, नहीं करता हूँ, कर सकता हूँ। देखो ऐसा कुछ हो गया है। फिर प्लस का ई की पावर कितना आ जाएगा, ये 3x/2 आ जाएगा, प्लस दिस इज 5/2 ई की पावर, और ये आ गया मेरे पास कितना 5x/2 प्लस एंड सोन एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। फिर डिवाइड में कितना आ गया मेरे पास, ये चीज़ आ जाएगी, एंड दिस इज ई की पावर, दिस इज x/2 एंड प्लस ई की पावर, दिस इज 3x/2 एंड प्लस फिर कितना आ गया ये ई की पावर 5x/2 प्लस एंड सोन, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब देखो अब कोई दिक्कत नहीं होगी, अब ऐसा अज्यूम करते हैं, देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन करूँ, अगर मैं क्या करूँ, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ
ठीक है। ऐसे के बारे में लिखना, अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ इसका निकालूँ ई की पावर एक्स बाई टू प्लस ई की पावर 3x/2 प्लस ई की पावर 5x/2 प्लस एंड सो ऑन, इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ, ओके, उसका भी लॉग है, किसका है ये, ln इसका। अगर ln इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन करो ln समथिंग का तो समथिंग 1 समथिंग आ जाता है, तो 1 कितना आ जाएगा ये ई की पावर x/2 प्लस ई की पावर 3x/2 प्लस ई की पावर 5x/2 प्लस एंड सो ऑन। अब जो ऊपर वाला इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना, यानी इसका डिफरेंशिएशन होगा उसके बाद, तो वो कितना हो जाएगा देखो, और ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है, ई की पावर x/2 हो जाएगा ये, फिर x/2 को करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, प्लस उस तरीके से यहाँ 3/2 कितना आ जाएगा ई की पावर 3x/2, फिर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 5/2 ई की पावर 5x/2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसा कुछ आ जाएगा। अब देखो एक बार इसको देखो, या एल वाले को एक बार इसको देखो, तो ये जो टर्म आया है यहाँ पर, ये वाला टर्म आ रखा है, ये इसके बराबर है या नहीं है, इसके बराबर है या नहीं है, आंसर तो पहले है या नहीं है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस डी बाई डी एक्स ऑफ ln, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, ठीक, ऐसा मैं लिख सकता हूँ, आंसर है हाँ, लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं यहीं पर लिख दूँ, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो दिस एवरेज ऑफ ई इज इक्वल टू दिस एच कट ओमेगा नॉट, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, कि डी बाई डी एक्स ऑफ ln समथिंग, यानी ये नीचे वाला आएगा, क्या है मेरे पास, देखो ये ई की पावर x/2 प्लस ई की पावर 3x/2 प्लस ई की पावर 5x/2 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, ठीक, क्लियर हुई बात, इतनी बात समझ में आई, मैं आगे बढ़ूँ, अगर समझ में आई तो बताओ, समझ नहीं आई तो फिर भी बताओ, ठीक है। आई होप समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश कर रखी है, तो अगर नहीं आई है तो फिर भी आप पूछ सकते हो मेरे से, नीचे कमेंट कर दो, या फिर व्हाट्सएप तो जिंदाबाद है हमारा, या फिर इंस्टाग्राम भी जिंदाबाद है, इंस्टाग्राम में है हम, पता है आपको, वहाँ हैं हम, तो हमें भी कभी कभी फॉलो कर लिया करो, कभी कभी डालता हूँ फोटो, ज़्यादा नहीं डालता, कभी कभी, ठीक है। तो ओके, आते चलो इधर आते हैं, ये है मेरे पास, इतना आ गया, अब क्या करें, करते हैं सॉल्व करते हैं, आएगा कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। देखो क्या आ जाएगा मेरे पास, एवरेज एनर्जी ई इक्वल टू दिस इज एच कट ओमेगा नॉट, फिर कितना आ जाएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ ln, ऐसा कुछ है मेरे पास, देखो इसको, हाँ चलो ऐसे रहना, ऐसा कुछ है। एक काम कर रहा हूँ मैं, ई की पावर x/2 कॉमन ले लूँ सबसे, ई की पावर x/2 कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बच गया 1 प्लस, देखो ई की पावर x/2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3/2, देखो क्या आएगा यहाँ पर आएगा 3x/2, और ये x/2 कॉमन आया है, तो माइनस का कितना हो जाएगा x/2, एंड दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 2x/2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा x, तो यहाँ कितना आ जाएगा ई की पावर x आ जाएगा। सिमिलरली जब यहाँ से कितना कॉमन आएगा, ई की पावर x/2 कॉमन आएगा, तो यहाँ कितना बचा ई की पावर 2x, तो एज मतलब कंटिन्यू में चलेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा ई की पावर 3x आ जाएगा, एंड प्लस एंड सो ऑन, ऐसा कुछ आएगा नहीं आएगा, आप बताओ, ठीक है। यहाँ पर तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल क्या किया मैंने, ई की पावर x/2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक, सॉरी यार, ई की पावर x/2 कॉमन ले लिया, कॉमन ले तो अच्छी बात है। अब क्या लगा दो, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, यानी लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस बी के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, समेशन ऑफ, सॉरी समेशन नहीं है भाई, ये क्या है, ये एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू एच कट ओमेगा नॉट, दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या आ जाएगा, दिस इज लॉग की प्रॉपर्टी ln x/2, सही बोल रहा हूँ मैं, हाँ ln ऐसा आएगा ना, क्या आएगा e की पावर x/2, फिर कितना आ जाएगा मेरे पास प्लस का ln, अंदर कितना बच गया ये 1 प्लस ई की पावर x, फिर प्लस ई की पावर 2x, फिर प्लस ई की पावर 3x प्लस एंड सो ऑन, दिस ब्रैकेट क्लोज, दिस ब्रैकेट इज ऑल्सो क्लोज। नाउ ln का मतलब नेचुरल लॉग, यानी यहाँ पर नीचे e बेस में होगा, और यही e है, तो ये कितना बचेगा x/2 बच जाएगा यहाँ पर, तो दिस इज इक्वल टू दिस इज एच कट ओमेगा नॉट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, ये बच गया मेरे पास कितना x/2 बच गया इधर, ये समझ में आया ना आपको। देखो ऐसा होता है कुछ कि लॉग ई बेस ई की पावर x इज इक्वल टू x होता है, या इसको ऐसे लिख दो, लॉग बेस ए की पावर b इज इक्वल टू b होता है, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो बेस सेम होने चाहिए, मतलब
बेस और ये दोनों सेम होने चाहिए ऐसे, ठीक है। तो ये कितना आ गया मेरा x/2 आ गया, फिर प्लस, अब देखो ये चीज़ क्या है मेरे पास ln, अब ये क्या है, अगर इसको ध्यान से देखो तो हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में एक चीज़ पढ़ी थी, उस चीज़ का नाम क्या था, जीपी, ठीक है, एक था एपी और एक था क्या जीपी। इसको ध्यान से देखोगे तो क्या था, ये जीपी है, दिस इज इनफाइनाइट जीपी, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है, यहाँ पर लिखूँ मैं, इधर लिखता हूँ, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है बताओ, ये होता है मेरे पास एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर होता है। जो ए होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, और जो आर होता है वो क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, सॉरी सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यानी जो आर है इन अवर केस जो आर है मेरे पास, ये मेरे पास सेकेंड टर्म है या फर्स्ट टर्म है, तो यानी कितना आ जाएगा, ये ई की पावर एक्स अपॉन 1, यानी क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स आ जाएगा, और जो ए है वो कितना है मेरे पास 1 है, ये उठा के इधर रख दो तो ये आंसर आ जाएगा इसका। यानी ये क्या है मेरे पास, जीपी है, देखो ये क्या है, जीपी है, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना, ए की जो कितना है 1 है, तो 1 रख दो इधर पे, तो दिस इज 1 अपॉन कितना आ गया 1 माइनस आर, 1 माइनस आर, 1 माइनस आर प्लस आर होता है, 1 माइनस आर होता है, ठीक है, तो 1 माइनस आर का मतलब ई की पावर एक्स, दिस ब्रैकेट इज क्लोज, दिस इज अगेन क्लोज, ठीक, ओके। तो एवरेज इज इक्वल टू कितना आ गया, एच कट ओमेगा नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ कितना आ गया x/2 प्लस का। अब देखो ये हो जाए, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ln, दिस इज 1 माइनस ई की पावर एक्स की पावर -1, ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, आंसर लिख सकता हूँ। अब दिस इज अगर लॉग समथिंग की पावर कुछ है तो वो कहाँ जाती है, लॉग के मल्टीप्लाई में आ जाती है, तो यहाँ -1 हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू एच कट ओमेगा नॉट डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इज x/2 एंड दिस इज माइनस का कितना आ गया, ये ln, माइनस का ln, दिस इज 1 माइनस ई की पावर x, 1 माइनस ई की पावर x एंड दिस इज लाइक दिस। ऐसा हुआ, ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ, देखो क्या कि ln a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n ln a होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है लॉग का, पढ़ा है ना हमने, ठीक है, इसमें तो कोई डरने वाली बात है ही नहीं। ओके, इतना हो गया, अब डिफरेंशिएट करो, ये डी बाई डी एक्स तो यही है, इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो कितना हो जाएगा, देखो दिस इज एच कट इंटू ओमेगा नॉट x/2, यानी कितना हो जाएगा 1/2 माइनस दिस इज 1 डिवाइडेड बाई कितना आया 1 माइनस ई की पावर x, और फिर इसका करो तो कितना हो जाएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, और फिर इसका कितना हो जाएगा, दिस इज माइनस ई की पावर कितना आ गया, x आ गया, एंड दिस थिंग, ठीक है, ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ से मेरे पास एवरेज दिस इज इक्वल टू एच कट ओमेगा नॉट एंड दिस वन इज 1/2 एंड हियर दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस एंड दिस इज ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई की पावर एक्स, ऐसा आ गया, ऐसा आया, ठीक है। एक काम करो, तो यहाँ से मेरे पास ई एवरेज इज इक्वल टू एच कट ओमेगा नॉट इंटू 1/2 प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ से ई की पावर एक्स नीचे से कॉमन ले लो, डिनोमिनेटर से ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर कितना बच गया, ई की पावर -x -1, ऐसा कुछ बचा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज है इधर पे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से मेरे पास जो ई बार या बोल सकते हैं एवरेज ऑफ ई निकला, वो क्या निकला, एच कट, ओके, इसको ऐसे लिखो, दिस इज 1/2 एच कट ओमेगा नॉट प्लस का, ये आ गया मेरे पास कितना, एच कट ओमेगा नॉट इंटू ई की पावर माइनस का x -1, तो ये क्या निकल गया मेरे पास, एवरेज एनर्जी निकल के आ गई इतनी, सॉरी। अब x है कुछ, x को एज्यूम किया था हमने, कहाँ था, ये था, x की जगह रख दो उसको, मैंने सर है ना, x की जगह रखो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ गया मेरे पास कितना, एवरेज एनर्जी इज इक्वल टू दिस इज 1/2 एच कट ओमेगा नॉट, फिर ये प्लस का कितना आ गया, एच कट ओमेगा नॉट अपॉन ई की पावर, ये माइनस है वही माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर बीटा एच कट ओमेगा नॉट, और फिर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 ही आएगा ना, हाँ -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या निकल गया मेरा, और थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दे, थोड़ा सा टेम्परेचर के टर्म में आएगा तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बीटा इक्वल टू क्या होता है, सिंस जो बीटा इक्वल टू होता है क्या होता है, 1/KT होता है,
तो यहाँ से मेरे पास एवरेज एनर्जी ई इक्वल टू कितना आया 1/2 एच कट ओमेगा नॉट प्लस दिस इज एच कट ओमेगा नॉट और अपॉन कितना आ गया ई की पावर बीटा की जगह 1/kT, तो दिस इज 1/kT एन माइनस 1। तो दिस इज एवरेज एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये क्या निकली मेरे पास एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ सिंगल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब एक चीज़ देखो, जो पहला वाला टर्म आ गया वो अकेला वाला टर्म, ये टर्म तो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। दिस इज इंडिपेंडेंट, दिस टर्म इन एवरेज एनर्जी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। ये जो टर्म है यहाँ पर ये क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। एंड दिस इज एनर्जी एट 0 केल्विन। देखो कैसे एट 0 केल्विन लिख के देखो, एट 0 केल्विन सॉरी देखो, तो इसे कुछ इक्वेशन बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो अगर मैं कहाँ पर बात करूँ एट टी इक्वल टू 0 केल्विन, तो यहाँ से मेरे पास एवरेज एनर्जी कितनी आ जाएगी, दिस इज 1/2 एच कट ओमेगा नॉट प्लस दिस इज एच कट ओमेगा नॉट अपॉन ये 1/0 हो जाएगा। तो 1/0 का मतलब ई की पावर इन्फिनिटी और ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी हो गया। तो ये टर्म पूरा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी टर्म को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो कितना आता है 0 आता है। तो एट 0 केल्विन तो मेरे पास ई बार निकल के आया या फिर एवरेज एनर्जी निकल के आई, वो कितनी निकल के आई 1/2 एच कट ओमेगा नॉट। सो जो मैंने फर्स्ट में जब मैं यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर डिस्कस कर रहा था और मैंने बोला था कि ये जो टर्म है किसी भी एक एटम की एनर्जी के लिए वो क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। जब टेम्परेचर की वैल्यू 0 है तब भी उस एटम के पास कुछ न कुछ एनर्जी है, यानी इवन एट 0 केल्विन या फिर इवन एट 0 डिग्री केल्विन द एटम इज वाइब्रेटिंग विथ दिस फ्रीक्वेंसी, सॉरी विथ दिस एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी के साथ क्या कर रहा है वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी बोलते हैं, तभी ये क्या है इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स ऐसा नहीं बोलती थी, क्लासिकल बोलती थी कि अगर टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन क्वांटम बहुत ही उल्टा बोलती है, वो कहती है तुम टेम्परेचर 0 कर दो लेकिन एटम फिर भी वाइब्रेट करेगा, लेकिन इस फ्रीक्वेंसी से, सॉरी इस एनर्जी के साथ करेगा। ये क्या हो उसकी वाइब्रेशन एनर्जी है, या बोल सकते हैं एवरेज वाइब्रेशनल एनर्जी है एट 0 केल्विन। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो जो टेम्परेचर के कारण जो एवरेज एनर्जी है वो सिर्फ कितनी है, इतनी है। ये समझ में आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये लाइन जो बोली मैंने, या आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि टेम्परेचर के कारण जो एवरेज एनर्जी है वो सिर्फ कितनी है, इतनी है, क्योंकि ये वाला पार्ट तो क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सो वी कैन राइट एवरेज एनर्जी ऑफ so we can write average thermal energy of single वन डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। वो कितनी होगी, ये वाला टर्म कितना आ जाएगा मेरे पास, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एच कट ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई ई की पावर एच कट ओमेगा नॉट अपॉन KT माइनस 1। ये आया, ये चीज़ समझ में आई आपको। ये क्यों लिखा है, इसको ये भी लिख सकता हूँ मैं, ये भी लिख सकता हूँ। क्यों, ये तो क्या है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आप टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस भी कर दो या फिर 100 केल्विन भी कर दोगे तो वहाँ पर इस टर्म में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये उसके पास जन्मजात है, उस एटम के पास जन्म से ही है। ठीक, क्लियर होगी बात है। ये गुण जन्म से है, लेकिन ये गुण टेम्परेचर देने के बाद आ रहा है, यानी ये एनर्जी टेम्परेचर देने के बाद आ रही है। ये वाली एनर्जी तब भी है जब उस एटम के पास कोई भी टेम्परेचर नहीं है। क्लियर हुई बात, ओके। ना अब देखो, अब क्या करना है, अब तो मेन काम तो भी बचा है। ये क्या हुई एवरेज एनर्जी ऑफ ए सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब किसका निकालनी है, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए निकालना है। अब क्या करेंगे नाउ स्टेप, ये तो सिर्फ स्टेप फर्स्ट हुआ है, स्टेप सेकंड देखो। स्टेप सेकंड क्या हो जाएगा, स्टेप 2। ठीक है, एनर्जी और मैं टोटल एनर्जी निकाल दूँ, टोटल एनर्जी क्या कर देंगे टोटल एनर्जी निकालने के लिए 3n से मल्टीप्लाई। ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल एनर्जी E इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास 3n इंटू ई आ जाएगा। तो दिस टोटल एनर्जी E इक्वल टू 3n, इसको पूरे 3n से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया मेरे पास कितना 1/2 3n एंड एच कट ओमेगा नॉट, फिर प्लस का कितना आ जाएगा, इसे ही मल्टीप्लाई कर दो 3n से तो कितना आ जाएगा ये 3n एच कट ओमेगा नॉट और अपॉन में कितना आ जाएगा ई की पावर एच कट ओमेगा नॉट अपॉन KT माइनस 1। तो दिस इज अवर टोटल एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ किसकी थ्री डायमेंशनल, सॉरी थ्री नहीं, n 3 डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।
वो भी कौन से, क्वांटम मैकेनिकल। ठीक है, ये क्या निकली उनकी एवरेज, सॉरी टोटल एनर्जी निकल के आ गई। क्लियर हुई, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। अगर उस क्रिस्टल में एन एटम है तब ये कहानी है, मतलब उस पूरी क्रिस्टल की जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, इतनी है। और हम जानते हैं दिस एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू इंटर एनर्जी, यानी किसके बराबर होगी, ये इंटर एनर्जी के बराबर होगी, क्योंकि अजम्पशन है हमारा। ठीक, ओके नाउ अगर ये इंटर एनर्जी के बराबर है तो अब CP और CB निकालना क्या है, बहुत आसान काम है नहीं आसान काम। ठीक है, तो निकाल दोगे। अब स्टेप थर्ड में क्या निकालोगे, फ्रॉम डेफिनेशन CP और CV निकाल दो। सॉरी CP और CV नहीं, सिर्फ CV निकलेगा। सॉलिड पढ़ रहे हैं भाई, सॉलिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉलिड पढ़ रहे तो क्या निकलेगा, सिर्फ CV निकलेगा। स्टेप थर्ड क्या निकाल दो, CV इक्वल टू क्या होता है, डेल E डिवाइडेड बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है, सिंस हियर E इक्वल टू क्या है मेरे पास, U है। ठीक, तो CV इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर है नहीं इसमें। ये वाला इस टर्म की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास, डी बाई डी टी ऑफ किसका, ये आ जाएगा मेरे पास कितना, 1/2 3n h ओमेगा, फिर वाली चीज़ आ जाएगी प्लस कितना है 3n h ओमेगा, और अपॉन कितना आ जाएगा e की पावर h ओमेगा नॉट, और डिवाइड में कितना आ गया KT -1 एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। ठीक है, और तो यहाँ से मेरे पास दिस CV इज इक्वल टू डी बाई डी टी, करो इसको डिफरेंशिएट करो, क्या कर रहे हो खेल, अब इसको जीरो हो जाएगा ये, फिर कितना हो जाएगा प्लस, ये तो कांस्टेंट है ऊपर वाला, तो कितना आ जाएगा 3n h ओमेगा नॉट। देखो नीचे वाला कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो e की पावर h ओमेगा नॉट अपॉन KT -1 का स्क्वायर। अब फिर इसका होगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा माइनस के साथ माइनस e की पावर h ओमेगा नॉट अपॉन KT, फिर ऊपर वाले का होगा तो उसका कितना हो जाएगा 1/KT, ये तो कांस्टेंट है बाकी टर्म, यानी h ओमेगा नॉट अपॉन K ये कांस्टेंट है, 1/T का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/T², ऐसा कुछ हो जाएगा ऊपर ही। ओके, दिस ब्रैकेट इज क्लोज्ड। देखो इससे ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ CV इक्वल टू आ गया मेरे पास 3n h ओमेगा नॉट, 3n h ओमेगा नॉट और फिर कितना आ गया, देखो इसको ले लो इधर, और इन टू में कितना आ गया, दिस इज h ओमेगा नॉट अपॉन KT², ऐसा कुछ आया ना, KT², और फिर इन टू में e की पावर दिस इज h ओमेगा नॉट अपॉन KT, और फिर डिवाइड में कितना आ गया, डिवाइड में आ गया मेरे पास e की पावर h ओमेगा नॉट अपॉन KT -1, और इसका कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये ऊपर ये स्क्वायर हो जाएगा, ये दो एक है स्क्वायर हो गया। एक काम करो, K से मल्टीप्लाई K से डिवाइड, तो इसको भी स्क्वायर बना देंगे। तो यहाँ से मेरे पास CV इक्वल टू कितना आ गया 3nK से मल्टीप्लाई कर दिया, K से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा ये h ओमेगा नॉट अपॉन KT, और इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो यहाँ K² हुआ, यहाँ पर सिर्फ एक K था, यहाँ K² हो गया, तो एक K से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो और इनटू कितना हो जाएगा ये e की पावर h ओमेगा नॉट अपॉन KT, और नीचे कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना e की पावर h ओमेगा नॉट अपॉन KT -1, ऐसा कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया मेरे पास यहाँ पर CV निकल के आ गया, ये क्या निकल के आ गया मेरा CV निकल के, यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी कितनी होती, क्या होती है, ऐसी होती है, और टेम्परेचर के साथ इस तरीके से वेरी करती है। ठीक ना, अब यहाँ पर हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं, देखो क्या डिफाइन करते हैं, जो ये मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है क्या h ओमेगा नॉट अपॉन K, इसे हम बोलते हैं क्या आइंस्टाइन टेम्परेचर, क्या बोलते हैं आइंस्टाइन टेम्परेचर बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं आइंस्टाइन टेम्परेचर। ठीक है, क्या बोलते हैं आइंस्टाइन टेम्परेचर। नाउ अगर मैं इसको आइंस्टाइन टेम्परेचर बोलूँ, क्यों बोला मैंने इसको, अभी थोड़ी देर समझ में आएगा, क्योंकि एक फ़ायदा होता है यहाँ से। तो इसको उठा के कहाँ रख दो, इधर रख दो, तो यहाँ से मेरे पास CV इक्वल टू कितना आ जाएगा तो इसको कुछ इक्वेशन नंबर 2 बोल देना। ठीक है, इसे क्या बोल दो, सम इक्वेशन नंबर 2 या 3 कुछ भी बोल दो। ठीक है, 2 बोल दो।
तो यहाँ से मेरे पास सी भी इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना 3n और इसकी जगह कितना बोला थीटा ई यानी ऊपर वाले की जगह, तो कितना आ जाएगा ये थीटा ई डिवाइडेड बाई टी का होल स्क्वायर फिर इनटू ई की पावर थीटा ई डिवाइड में कितना आया टी फिर अपॉन कितना आ गया ई की पावर थीटा ई डिवाइडेड बाई टी -1 इसका कितना हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया इसका होल स्क्वायर आ गया, बिल्कुल सही लिखा मैंने, हाँ जी सही लिखा। अब देखो थीटा ई मैंने क्यों डिफाइन किया, इसलिए मैंने इसलिए डिफाइन किया बिकॉज दिस थीटा ई या फिर दिस आइंस्टीन टेम्परेचर इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सॉलिड। ठीक है, जैसे डायमंड है ना, तो डायमंड के लिए इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, डायमंड के लिए इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है ना। क्वेश्चन ये है हम फाइन कैसे करेंगे, देखो फाइन करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो थीटा ई फॉर ए थीटा ई, जो थीटा ई होता है थीटा ई इज फिक्स फॉर ए पर्टिकुलर सॉलिड, ठीक, किसी एक सॉलिड के लिए क्या होता है फिक्स होता है। अगर मैं किसकी बात करूं, डायमंड हीरे की बात करूं, डायमंड हीरे की बात करता हूं, तो उसके लिए जो थीटा ई होता है, वैसे तो क्या होता है थीटा ई इक्वल टू होता है क्या एच कट ओमेगा नॉट अपॉन के, अगर के क्या है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, ठीक है, और एच कट हमें पता होता है लेकिन ओमेगा नॉट पता नहीं है, लेकिन ओमेगा नॉट पता कर सकते हैं हम कैसे, दिस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, देखो हमने पढ़ा था ना लेटिस वाइब्रेशन पढ़ा है हमने, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडरवुड ऑफ 4m अपॉन बीटा, मैक्सिमम ये होता है ना, क्या होता है 4m अपॉन बीटा, एंड दिस बीटा इज स्प्रिंग कांस्टेंट था वहाँ पर, लेकिन बीटा डायमंड के लिए क्या होगा एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो कि हमें पता होगी पहले से, और m क्या है मास है और 4 तो 4 है, तो यहाँ से मेरे पास थीटा ई इक्वल टू कितना आ जाएगा एच कट अपॉन के एंड दिस इज अंडरवुड ऑफ 4m अपॉन कितना आ गया बीटा आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास आइंस्टीन टेम्परेचर फॉर किसके लिए हीरे के लिए ना। अभी होता कितना है मेरे को याद तो है नहीं, लेकिन मेरे पास बुक है, बुक से देख लूँगा, कहाँ गई बुक ये बुक है, इसमें आइंस्टीन टेम्परेचर फोर बीटा अपॉन एम, ओ ये गलत लिख दिया मैंने, क्या होगा ये 4m नहीं होगा 4 बीटा अपॉन एम होगा। ठीक है, नहीं कितना होगा 4 बीटा अपॉन एम होगा, सॉरी फॉर दैट 4 बीटा अपॉन एम होगा। ठीक है, और ये जो थीटा ई होता है, एक और लिख लो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख लो, जो थीटा ई होता है वो 100 to 200 केल्विन के बीच में होता है, मतलब ये डायमंड के लिए नहीं है, ठीक है, वैसे जनरली बात कर रहा हूँ मैं, डायमंड के लिए कितना होता है लिखा तो है इसने कहीं पर, डायमंड यूजिंग द टिपिकल मेटेलिक एलिमेंट, अच्छा मेटेलिक एलिमेंट के लिए होता है, ओह नीचे गिर गया, हाँ ये बोला है कि थ्योरेटिकल प्लॉट फॉर सी बी एन टी फॉर द डायमंड यूजिंग टी इक्वल टू, जो डायमंड के लिए होता है जो थीटा ई होता है वो होता है मेरे पास कितना 1320 केल्विन। ठीक है, इतना होता है, वो जो यहाँ पे लिखा था वो किसी और चीज़ के, वो मेटेलिक के लिए था, जो लिख लो यहाँ पर फॉर मेटल लिखा दूँ, इंपॉर्टेंट डेटा है ये काम आया कभी कभी, देखो फॉर मेटेलिक एलिमेंट जो थीटा ई होता है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है 100 से लेकर 200 के बीच में होता है, 100 to 200 केल्विन के बीच में होता है। ठीक है, दिस इज थीटा ई, और ये किसी एक एलिमेंट के लिए फिक्स होता है, जैसे डायमंड के लिए कितना होता है 1320 केल्विन होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी नाउ। अब देखो तो ये फायदा हुआ इसको ऐसे लिखने का, क्योंकि बिकॉज एक ऐसे टर्म में लिख दिया जो कि फिक्स होता है किसी एक एलिमेंट के लिए, इसका ढक्कन कहाँ गया खोखा, ओह ये ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरी स्पेसिफिक हीट निकल गई नाउ। अब अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अब हमें क्या करना है डिफाइन करना है कि लोअर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू क्या होगी और हायर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू क्या होगी। मैं पहले टाइम देख लूँ कितना हो रहा है करके, उसके अकॉर्डिंग करेंगे हम काम आगे को, और टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, अभी पॉसिबल है नहीं, तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे हम इसको आगे को डील करेंगे। तो यहाँ तक आप पढ़ लो इसको अच्छी तरह से कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर सॉलिड दिस इज
अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी। अब इसमें क्या लगाएंगे, कल को हम डिफरेंट कंडीशन लगाएंगे फॉर हायर टेम्परेचर एंड फॉर लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही हम करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।